हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 12 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून की मीन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कार्टून में बात किस बात पर की जाती है कि ये हैं कौन इंडस्ट्री के ओनर्स हैं। राइट, अब ये इंडस्ट्री के ओनर्स को क्या मिलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन के लिए कि मीन बेसिकली उसका शोषण करने के लिए इनको प्रॉपर हथियार दे दिए गए हैं। ये जो नया नया जो मैनुअल आया हुआ है EIA का, मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस का, जो राइट नाउ का जो मैनुअल है वो एक इंडस्ट्रियल्स को क्या देता है कि पूरे हथियार दे रहा है। कह रहा है कि अब आप क्या कर सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कह रहा है आप उनका दोहन कर सकते हो। राइट, तो बेसिकली ये हैप्पीनेस दिखा रहा है किसका, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, और एक्सप्लॉयटेशन किसका दिखा रहा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कह रहे हैं कि अब उसे कंज्यूम करना और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। इस पूरे पिक्चर में इसी बात को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो EIA के जो नए रूल्स हैं कह रहे इसी का ये अपोज करते हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे पिक्चर के माध्यम से। राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। सबसे पहला वाला आर्टिकल जो हमारे पास है डिस्कस करने के रिगार्डिंग वो ये सेकंड वाला है। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो ये वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग व्हाट है कि देखिए लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। अब आपको जैसा कि पता है कि जो माल्थुजन का जो थ्योरी है वो कहता क्या है कि अगर किसी जनरेशन को, मतलब अपनी पॉपुलेशन को बिल्कुल कंटिन्यू करना है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है अगर उसे स्टैग्नेट करके अगर उसे रखना है तो मतलब कि हर कपल को 2.1 चिल्ड्रेन बर्थ देना होगा। ठीक, अब देखिए 2.1 तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर एक एवरेज कैलकुलेशन बोला जा रहा है कि जो होना क्या चाहिए कि जो बर्थ रेट क्या होना चाहिए वो 2.1 पर कपल होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि पॉपुलेशन ना इंक्रीज होगी और ना डिक्रीज होगी, मतलब वो क्या पॉपुलेशन क्या होगी, स्टैग्नेंट रहेगी। अब देखिए लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे भी मान्यता है कि 2048 तक या 2050 तक हम क्या होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली हम कंट्री बन जाएंगे। अब देखिए ये रिपोर्ट तो हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं कि इंडिया होगा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यहाँ का जो पॉपुलेशन है कह रहे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ के जो रिसोर्सेस होंगे कह रहे कि वो कम पड़ने लगेंगे यहाँ के लोगों के लिए, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी वगैरह भी बढ़ेगी, फिर कंजम्पशन वगैरह के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। कह रहे हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ते आए ही हैं, लेकिन अब लैंसेट यहाँ पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है। कह रहा है कि आज़ादी के बाद से जब बर्थ रेट हुआ क्या करता था कि 6 हुआ करता था, मतलब कि पर कपल का जो एवरेज था कि वो 6 बच्चे था। लेकिन अभी हुआ क्या है, जो अगर राइट नाउ अगर हम 2015 की बात करें तो क्या है इस वक्त क्या है कि 2.2 है, मतलब कि एक कपल 2.2 बच्चे मतलब बेसिकली क्या कर रहा है कि बर्थ दे रहा है बेबी को। कह रहे इससे हो क्या रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी कह रहे कि उसमें एक थोड़ा सा ठहराव आया है। अब कहते हैं कि देखिए रिपोर्ट क्या बोल रहा है, रिपोर्ट कह रहा है कि इंडिया की 18 जो स्टेट है कह रहे हैं वो ऐसे हैं, कह रहे कि जहाँ का जो बर्थ रेट है कह रहे हैं कि वो कितना है, कह रहे कि 2 से नीचे है, मतलब पर कपल 2 के नीचे वो बेबी को बर्थ दे रहे हैं। ओके, अब ये सिनारियो अगर हम 2048 या 2050 तक अगर हम जाते हैं तो वो इंडिया को सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बना देते हैं। लेकिन अगर हम ये 2100 के पास चले जाएं तो लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है कह रहे वो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। और कितना घट जाएगा कि ये बताते हैं कि 1.09 बिलियन की ये बात कर रहे हैं। ठीक, अब अगर ये 1.09 बिलियन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो पॉपुलेशन है इंडिया की कह रहे उससे भी कम की पॉपुलेशन हो जाएगी 2100 में। अब ये तो लैंसेट बोलता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह की जो वेरियस रिपोर्ट है वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि देखिए 2048 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.64 बिलियन होने वाली है। और लैंसेट क्या बोलता है, लैंसेट भी यही बात बोलता है कि देखिए 2050 तक होगा क्या कि इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो 1.61 बिलियन होगी। लेकिन जब बात आती है 2100 की तो यूनाइटेड नेशन और लैंसेट इन दोनों की रिपोर्ट में एक मेजर हमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।
अब देखिए यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके बारे में बात क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए 1.4 या 1.44 बिलियन की पॉपुलेशन रहने वाली है कि 2100 में। लेकिन अगर हम लैंसेट की रिपोर्ट को अगर हम आधार माने तो वो बताते हैं कि देखिए 1.09 बिलियन होने वाली है जो पॉपुलेशन होने वाली है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि 2100 में कहने की पॉपुलेशन इस प्रकार से हो जाएगी। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आखिर ऐसा होगा क्यों कि अचानक सा कि मैरिजेस होना बंद हो जाएंगी, कि क्या बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेजर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि देखिए 1992 से अगर हम 2015 तक का अगर हम देखें तो जो फर्टिलिटी रेट है तो वो काफ़ी हद तक गिरा है। मतलब कि फर्टिलिटी रेट 35% की अगर आप बात करोगे तो 35% गिर गया। तो अभी राइट नाउ जो आज का उसका डेटा है, जो आज का उसका नंबर है, कह रहे कि वो 35% गिरने के बाद हुआ है। ओके, तो आज का क्या है, आज का 2.2 है। ऑल राइट, अब ये तो केस हो गया कि इतना गिरा है, लेकिन अब गिरने का रीज़न क्या था। अब यहाँ पर कहता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेजर्स होते हैं और फ्री में जो निरोध वगैरह का वो करना, डिस्ट्रीब्यूट करना था, कह रहे ये सारी चीज़ें कहती क्या है कि जो स्कीम्स है, कह रहे हैं कि जो वेरियस स्कीम्स हैं वो करती हैं, इसे प्रमोट करती हैं, इसे प्रोवोक करती हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि देखिए कि धीरे धीरे हुआ क्या कि जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, कह रहे हैं वहाँ पर होता है कि जो बेबीज़ होते हैं तो उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर प्रॉपर एक्सपेंस करने के लिए होगा क्या कि जो आने वाली जनरेशन है वो क्या होगी, वो जागरूक होगी। तो वो 2 या 3 चाइल्ड होने के कंपेयर में वो चाहेंगे कि उनके पास एक ही बेबी हो, बल्कि उसके एजुकेशन पर, उसके हेल्थ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएँ। तो ये साइकिल अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है तो होने क्या वाला है कि अमेरिका और यूरोप, जो आज के डेट में खुद को डेवलप्ड कंट्री बताते हैं, कह रहे कि जो इतने ज़्यादा इंडियंस कॉन्शियस हो जाएंगे अपने बेबीज़ को लेकर के कि वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है, कह रहे कि वो ज़्यादा होगा बल्कि इंडिया का कम होगा। ये 2100 की बात करते हैं। ओके, तो इसमें ये एजुकेशन को किसकी बात करें कि किसका कंट्रीब्यूशन है, बात करते हैं कि देखिए एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें हेल्थ का बहुत अच्छा रोल है, फिर आगे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम का बहुत अच्छा रोल है। ठीक, और अब फिर यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे वगैरह की भी ये प्रॉपर बात करते हैं। कहते हैं कि काउंसलिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। तो होता क्या है कि इससे एक सपोर्ट मिलता है कि उन्हें नेक्स्ट करना क्या चाहिए। तो इससे जो फैमिली प्लानिंग होती है, कह रहे वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 2100 के आसपास क्या हो जाएगी, लैंसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.09 बिलियन होने वाली है। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो है ये वाला। देखिए इटली के कुछ दो मरीन ऑफिसर्स थे। वो करते क्या है कि एक कॉमर्शियल वो होता है, व्हीकल होता है, मतलब जहाज होता है, तो उस पर वो सवार थे और उन्होंने 2 इंडियन के फिशरमैन की हत्या कर दी थी। ये पूरा केस है फरवरी 2012 का। अब वो हत्या करने के बाद उन्हें क्या होता है कि जो इंडियन मरीन फोर्सेस होती हैं, कह रहे उसके द्वारा उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद होता है कि वेरियस ट्रायल्स चलते हैं। कुछ उसी वक्त भाग गया था, कुछ बीमारी की वजह से चला गया था, और उसके बाद ये पूरा केस चला जाता है कि वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के पास चला जाता है, और जो कि हेग में है। तो हेग में प्रॉपर हियरिंग होती है, और जो मरीन ऑफिसर रहते हैं इटली के, कह रहे कि वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, इवन इंडियंस के जो फिशरमैन थे, कह रहे उनकी हत्या करने के बावजूद। अब ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जब तक कि एक हैप्पी पूरी रिकवरी नहीं मिल जाती, एक मुआवजा नहीं मिल जाता है उन 2 फिशरमैन की फैमिलीज़ को, तब तक वो इंडिया में इस वाले केस को क्लोज नहीं करने वाले होंगे। और इंडिया में होगा क्या कि उनका ट्रायल चलता रहेगा, और बल्कि इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कह रहे उसने तो मान लिया, कह रहे उन्होंने तो मान लिया कि नहीं ठीक है कि जो भी हेग का जो डिसीजन है, कह रहे कि वो परफेक्ट वन है, वो एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन जो जुडिशरी है, कह रहे जुडिशरी इसे मानने से इनकार कर देती है। ओके, वो कहती है कि नहीं, हमें तो मुआवजा चाहिए, और उन फिशरमैन को जब तक ये मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक केस क्या होगा, तब तक केस हमारा चलता रहेगा।
ऑल राइट। अब देखिए एक आर्टिकल है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर एप्लीकेबल है, वो कुछ ऐसा है कि आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 क्या बोलता है? बोलता क्या कि अगर इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट किसी भी लॉ को इनेक्ट कर सकती है, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को क्या कर सकती है? फ्रेम कर सकती है। ओके, तो ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग था। बस उसमें न्यूज़ अभी की अपडेट इतनी है, क्योंकि इससे पहले भी ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बस न्यूज़ अब का अपडेट बस इतना था कि इंडिया में क्या होगा कि ये इस वाले केस को क्लोज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये कंटिन्यू खुला रहेगा। ओके, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द वर्ड की, देखिए जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन की रिगार्डिंग है। अब हमें रिसेंट में हमें देखने को क्या मिला था कि काफ़ी जो वायलेंस वगैरह की केसेस हैं, जैसे कि वुमेन के अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बढ़ जाता है। अब ये राइटर कहते हैं कि देखिए ये केवल डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस है नहीं। कह रहे कि आज जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो रीज़न है, आज के टाइम में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वेरियस तरीके से जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें होता क्या है कि वेरियस की गर्ल्स वगैरह की जो वल्गर पिक्स होती हैं, आप करते क्या हो कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल करके उनका एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है। कह रहे जब ऐसे केसेस जब बढ़े हुए हैं, तो कह रहे इन चीज़ों को अगर आपको रोकना है, कह रहे कि आप केवल पिक्चर्स को, वीडियोस को केवल पब्लिक प्लेटफॉर्म से डिलीट करके आप सोसाइटी में चेंजेस बिल्कुल भी आप ला नहीं सकते हो। आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर करने का क्या होगा कि उन्हें जेंडर की इक्वलिटी पर अगर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में हमें ऐसे कई अपडेट हमें देखने को मिले हैं। कह रहे हैं कि ये केवल किसी लड़की के केस वाली बात नहीं है, बल्कि हर टीनेजर के केस की बात है। कह रहे हैं कि वो हर किसी के साथ ऐसा है, और हर कोई जो पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस प्रकार से अगर वो मिसयूज करता है, तो अगर जेंडर इक्वलिटी का अगर एजुकेशन उन्हें अगर बर्थ राइट से दिया जाता है, अगर स्कूल टाइम से अगर दिया जाता है, तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह के रिगार्डिंग हो गया और जो सोशल साइट्स हो गया, कह रहे वहाँ पर हमें इस प्रकार के इंस्टेंसेस हमें देखने को ना मिले। ओके, तो ये वाला आर्टिकल हमारा क्या हो गया? डिस्कस हो गया। अब हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए वो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड की बात करते हैं। देखिए ग्रीन एंड रेड में जो नाम का जो आर्टिकल है, उसमें है क्या कि देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस का हुआ क्या, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, उसका अमेंडमेंट हुआ है। 1994 के पास से 2006 में अमेंडमेंट हुआ था एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, और अभी राइट नाउ फिर से क्या होता है कि कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ उसमें रूल्स डाले जाते हैं। अब रूल्स एंड मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो प्रोसीजर था पहले 30 डेज़ का हुआ करता था, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस की जो कमिटीज़ हुआ करती थी, वो रिपोर्ट 30 डेज़ में पब्लिश किया करती थी। अभी क्या कर दिया, उसे घटा करके 20 डेज़ कर लिया। मतलब कि जो EIA की जो कमेटी होगी, जो EIA की जो टीम होगी, कह रहे हैं उससे जो रिपोर्ट होगा, कह रहे उसे 20 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होगा, उसे पब्लिश कर देना होगा, उसे सबमिट कर देना होगा। ओके, ये तो हो गई रिपोर्ट के सबमिशन के रिगार्डिंग, मतलब जो भी प्रोसीजर होगा, कह रहे कि वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको करना होगा। फिर सेकेंड थिंग कहते हैं कि देखिए कि लास्ट में हुआ क्या था कि 20 जून को रखा जाता है, लास्ट डेट रखा जाता है। क्या रखा जाता है कि जो मिनिस्ट्री रहती है, मिनिस्ट्री कहती है कि देखिए पब्लिक के फीडबैक के लिए, पब्लिक की ओपिनियन के लिए हम क्या करते हैं कि ये 20 जून को हम क्या करेंगे, हम अपना लास्ट डेट मानेंगे कि लास्ट डेट तक आप क्या करोगे, आप इस पर फीडबैक दो, आप इस पर कमेंट दो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट बोलता क्या है, कहते हैं नहीं भाई, कह रहे कि आपने बहुत ही कम समय दिया हुआ है। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, वो भी जब पैंडेमिक वाले ड्यूरेशन में ऐसी प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि ये आपने बहुत ही गलत किया हुआ है। अब हम जो इसका ड्यूरेशन है, कह रहे वो हम 11 अगस्त तक हम इसे बढ़ाते हैं। मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इन्वायरमेंट के जो एक्टिविटीस्ट हैं और वेरियस जो NGO वाले हो गए, कह रहे अब वो क्या कर सकते थे, अब वो इस पर प्रॉपर फीडबैक दे सकते थे, और उस पर वो प्रॉपर वो लेटर लिख सकते थे मिनिस्ट्री को, और उस पर वो अपना ओपिनियन भी दे सकते थे अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस के ड्राफ्टिंग पर। अब देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस के ड्राफ्टिंग पर काफ़ी चीज़ों को ईज़ कर दिया गया है। किन चीज़ों को ईज़ कर दिया गया है कि अभी आपको क्या होगा कि कोल माइन वगैरह हो गए, तो उसके लिए, और जो सेस्मिक वेव वगैरह अगर यूज करना हो गया, तो इसके लिए विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं, वो तो EIA के लिमिट के ही बाहर कर दिया गया है। ओके,
अब राइटर क्या कहते हैं कि देखिए कि 11 अगस्त तक का जो पूरा ड्यूरेशन था अभी वो कल की डेट पे समाप्त हो गया। अब 11 अगस्त तक जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, जो नंबर ऑफ फीडबैक मिला हुआ है इस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, कहने वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। मतलब किसी एक ड्राफ्ट पर 2.5 लाख लोगों का ओपिनियन आना अभी, तो राइटर कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। कह रहे कि आप कोई बिल लाते हो, आप कोई अमेंडमेंट करते हो, कह रहे उसमें अगर इतना ह्यूज लेवल पर अगर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मतलब जो पब्लिक है कह रहे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। और जो मिनिस्ट्री है कह रहे मिनिस्ट्री उनके कॉन्शियसनेस का पूरा ध्यान देना चाहिए उन्हें। और ऐसा नहीं कि मतलब वन साइडेड आप करोगे, क्या आप उसमें ड्राफ्ट में कोई भी चेंजेस आप ना करो और आप बेसिकली उस EIO को आप एक उसके एक्ट के फॉर्म में आप उसे पब्लिश कर दो। कह रहे आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको जितने भी इन्वायरमेंट के जो एक्टिविटीज़ हैं कह रहे आपको उनका ध्यान देना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। जो भी उन्होंने फीडबैक दिया है उन्हें संतुष्ट करने वाले तो होने ही चाहिए। ओके, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन है आर्टिकल हमारे पास डिस्कस करने के लिए। देखिए ये साइंस की बात कर रहे हैं कि देखिए अभी राइट नाउ का पैंडेमिक का टाइम पीरियड चल रहा है। तो पैंडेमिक की टाइम पीरियड में ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन पर रिसर्च हो रहा है। जो लोगों का बिलीव है कि जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 है, ये केवल क्या कर सकता है कि केवल एलोपैथी के मेडिसिन से ही इसे प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है। ओके, अब इन बिटवीन में हमें ये देखने को मिला है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आई हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि क्या करती हैं वो, कि इस कोविड-19 को या कोरोना वायरस को क्या कर सकती हैं, वो उसे ठीक कर सकती हैं किसी भी पेशेंट को। अब राइटर यहाँ पर अब थोड़ा सा होम्योपैथी का क्या करेंगे कि सपोर्ट लेंगे। अब होम्योपैथी को सपोर्ट करते हुए कहते क्या है कि देखिए आर्सेनिकम एल्बम 30 एक मेडिसिन का नाम है, ये होम्योपैथी के। अब राइटर कह रहे हैं कि देखिए कुछ टाइम पीरियड में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था कि होम्योपैथी के जो जितने एक्सपर्ट्स थे कह रहे हैं कि वो उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इस वाली मेडिसिन पर सहमति बन जाती है। किस वाली मेडिसिन पर सहमति बन जाती है? वो आर्सेनिकम एल्बम 30। अब राइटर कहते हैं कि देखिए कि मतलब बीमारी कोई भी हो, वायरल कोई भी हो, उसके क्योर करने का तरीका हर पैथी में अलग अलग है। अगर एलोपैथी है तो कह रहे उसका तरीका किसी भी बॉडी को क्योर करने का अलग है, आयुर्वेद का अलग है और होम्योपैथी का अलग है। अब यहाँ पर होम्योपैथी के तरीके की बात करते हैं कि देखिए होम्योपैथी करता क्या है कि उसके सिम्टम और कॉज पर मतलब फंक्शन करता है कि वो पहले पहले वो सिम्टम देखता है, फिर उसके पीछे का कॉज देखता है। और जब आर्सेनिक जैसा आर्सेनिक एक पॉइजन है, लेकिन होम्योपैथी ने उसे किया क्या है कि अपनी रिसर्च से कि एक प्रकार की मेडिसिन उससे तैयार की है जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30 की बात करते हैं। कह रहे ये आर्सेनिकम एल्बम 30 क्या करता क्या है कि कोरोना वायरस को पूरी तरह से ठीक करता है। ओके, अब राइटर अगेन कहते हैं कि देखिए आप पहले से मन में ये धारणा लेकर के अगर आप इस वाली मेडिसिन पर अगर आप जांच करते हो तो बेसिकली आप इसे फेल करार दे दोगे क्योंकि ये होम्योपैथी की मेडिसिन है। लेकिन ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट होगा। कह रहे कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी पैटर्न को अगर आपको चेक करना है तो पहले जो आपके मन में पहले से जो एक धारणा बनी बैठी है कि केवल एलोपैथी ही इस वाली पर्टिकुलर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है, अगर आप पहले इस धारणा को आप बाहर निकाल दोगे तो आप इस वाली मेडिसिन का आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, पूरा जांच कर सकते हो। और फिर राइटर कहते हैं कि आई एम डैम श्योर कि ये करेगा क्या कि इस प्रकार की पैंडेमिक से डील करने में वो काफ़ी मददगार हो सकता है। और राइटर कहते हैं कि देखिए कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट का हम पूरा मतलब सम्मान करते हैं और किसी भी प्रकार के फीडबैक का भी हम क्या करेंगे, हम स्वागत करते हैं। लेकिन फीडबैक जो भी होना चाहिए, कह रहे हैं वो प्रीजुडाइसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहले से आपके मन की कल्पना तो नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगर बेसिस पर होता है फिर हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे और ये होम्योपैथी को फिर से सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो आज के डेट पे हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट वो सारे आर्टिकल क्या हो गए कि डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।